गो फर्स्ट के आईआरपी ने दिल्ली हाईकोर्ट को क्या कहा? एचडीएफसी लाइफ में किसने बेची अपनी पूरी हिस्सेदारी? वेदांता ग्रुप की पेरेंट कंपनी को किसने दिया लोन? कोल इंडिया ने कितने सालों बाद बढ़ाई कीमतें? सुजलॉन एनर्जी घाटे से मुनाफे में कैसे लौटी? इन सब सवालों के जवाब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड में फोकस करेंगे। नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों की। पहली खबर, गो फर्स्ट के मामले में वाडिया ग्रुप की मॉरिशस की कंपनी लीला लैंड्स की अहम भूमिका हो सकती है। लीला लैंड्स की अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ मिलकर वाडिया ग्रुप की एक और कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में इनडायरेक्टली हिस्सेदारी है और ये कंपनी गो फर्स्ट की अपने बैंकर्स के साथ होने वाली बातचीत में अहम भूमिका रख सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गो फर्स्ट की फंडिंग वाले सरकारी बैंकों के कंसोर्टियम का मानना है कि लीला लैंड्स की ओर से डॉयश बैंक से लिए गए लोन पर दी गई कोलेटरल की राशि घरेलू बैंकों को दी गई कोलेटरल की राशि से काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए ये बैंकर्स चाहते हैं कि डॉयश बैंक के लोन को भी गिरवी रकम में शामिल किया जाए। इसके अलावा खबर ये भी है कि गो फर्स्ट के इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आईआरपी ने हाईकोर्ट से कहा है कि अगर लेसर्स यानी लीज पर विमान देने वाली कंपनियों ने अपने विमान वापस ले लिए तो इससे एयरलाइन का कामकाज बंद हो जाएगा और इससे कंपनी को बड़ा घाटा हो सकता है। यही नहीं, आईआरपी ने यह भी कहा कि इस कदम से दिवालिया प्रक्रिया कमजोर होगी और डीजीसीए की ओर से विमानों का पंजीकरण रद्द करने से चल रही कर्ज समाधान प्रक्रिया बाधित होगी। साथ ही कोर्ट से यह भी कहा गया कि लेसर्स को विमान लौटाए जाने पर कंपनी खत्म हो जाएगी और 7,000 से ज्यादा कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी खबर, एचडीएफसी लाइफ की फॉरेन जॉइंट वेंचर पार्टनर एबरदीन पीएलसी, जिसे हम पहले स्टैंडर्ड लाइफ एबरदीन के नाम से जानते थे, इस फर्म ने एचडीएफसी लाइफ में बुधवार को ब्लॉक डील के जरिए अपनी बाकी बची पूरी 1.66% हिस्सेदारी बेच दी है। एबरदीन ने 565 रुपए से 585 रुपए के भाव पर इस ब्लॉक डील में कुल 3.6 करोड़ शेयर बेचे हैं। इस तरह इस सौदे की वैल्यू 2010 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एचडीएफसी लाइफ में एबरदीन के जेवी पार्टनर एचडीएफसी बैंक ने हिस्सेदारी खरीदी है और एबरदीन का 23 साल के बाद भारत के लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से एग्जिट हो गया है। आपको बता दें कि मार्च 2023 तक एबरदीन का अपनी सहयोगी कंपनी एबरदीन मॉरिशस होल्डिंग्स 2006 लिमिटेड के जरिए एचडीएफसी लाइफ में 1.7% प्रमोटर हिस्सा था, जबकि भारतीय प्रमोटर एचडीएफसी लिमिटेड की इस कंपनी में 48.65% हिस्सेदारी थी। आरबीआई की ओर से एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी को एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी अर्गो में अपनी हिस्सेदारी 50% से ज्यादा करने की मंजूरी देने के बाद से बीते एक महीने में एचडीएफसी लाइफ के शेयर में करीब 9% का उछाल आया है और बुधवार की ब्लॉक डील के बाद शेयर में 3% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। तीसरी खबर, बुधवार 31 मई को शुरुआती कारोबार में सोना बीएलडब्ल्यू फॉर्जिंग्स के शेयर ने 5.5% तक का गोता लगाया। दरअसल इस कंपनी के शेयरों में बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, जिसके बाद शेयर फिसला था, पर कारोबार के आखिरी आधे घंटे में शेयर में शानदार रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग करीब 6% की बढ़त के साथ हुई। शेयर में गिरावट के पीछे वजह थी ब्लॉक डील का भाव, जो कि मंगलवार की क्लोजिंग से 5% से ज्यादा के डिस्काउंट पर था। 507 रुपए प्रति शेयर के भाव पर इस कंपनी के 2 करोड़ 10 लाख शेयर या 3.7% हिस्से की ब्लॉक डील हुई। इस तरह सौदे की कुल वैल्यू 1093 करोड़ रुपए की थी। 30 मई को जारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के एक प्रमोटर और इस इन्वेस्टमेंट की 3.25% हिस्सेदारी बेचने की योजना थी। 31 मार्च 2023 तक और इस इन्वेस्टमेंट की कंपनी में 33% की हिस्सेदारी थी। चौथी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल रिसोर्स कंपनियों में से एक ग्लेनकॉर इंटरनेशनल ने वेदांता ग्रुप की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी वीआरएल को $25 करोड़ का लोन दिया है। इस लोन के लिए भारत में लिस्टेड कंपनी वेदांता का 4.4% हिस्सा गिरवी रखा गया है। वीआरएल की ओर से इस रकम का इस्तेमाल 31 मई यानी बुधवार को ड्यू बॉन्ड्स के भुगतान पर किया जाएगा, यानी कि वीआरएल इस रकम से अपने कर्ज भुगतान के संकट को टाल पाएगी। आपको बता दें कि वीआरएल को वित्त वर्ष 2024 यानी मौजूदा वित्त वर्ष में $4.1 अरब का पूरा भुगतान करना है। जानकारों का मानना है कि ग्लेनकॉर की ओर से दिया गया लोन या कर्ज स्ट्रेटेजिक हो सकता है और ये स्विट्जरलैंड की कंपनी ग्लेनकॉर की ओर से वेदांता में यानी भारतीय कंपनी में हिस्सा खरीद की तरफ पहला कदम माना जा सकता है। पांचवी खबर, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड यानी केपीआईएल के प्रमोटर्स ने मंगलवार 30 मई को बल्क डील के जरिए कंपनी का करीब 6% हिस्सा बेच दिया है। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल को पहले हम कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन के नाम से जानते थे। खुले बाजार के जरिए बेची गई इस हिस्सेदारी की वैल्यू 468 करोड़ रुपए की थी, क्योंकि शेयर 485 रुपए 6 पैसे से 485 रुपए 75 पैसे की रेंज में बेचे गए थे। बीएसई की ओर से जारी बल्क डील आंकड़ों के मुताबिक कंपनी के एक प्रमोटर पराग मोफत राज मुनोट और 2 प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज कल्पतरु कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और कल्पतरु विनियोग एलएलपी ने केपीआईएल के 96,34,000 शेयर बेचे हैं। आंकड़ों के अनुसार मुनोट ने 73,24,000 शेयर,
कल्पतरू कंस्ट्रक्शन ने 10 लाख शेयर और कल्पतरू विनियोग ने 13,10,000 शेयर बेचे हैं, जो कुल मिलाकर 5.93% हिस्से के बराबर है। इस सौदे के बाद प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की इस कंपनी में हिस्सेदारी घटकर 41.31% हो जाएगी, जो कि मार्च 2023 के अंत तक 47.24% पर थी। छठी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया ने थर्मल कोल की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। बढ़ी हुई कीमतें 31 मई यानी बुधवार से लागू हो चुकी हैं। जनवरी 2018 के बाद कंपनी की ओर से पहली बार कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। थर्मल कोल की कीमतों में 5 साल में पहली बार बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। कीमतों में बढ़ोतरी के चलते वित्त वर्ष 2023-24 की बाकी बची अवधि में कोल इंडिया की आय में 2,703 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि थर्मल कोल का इस्तेमाल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन में किया जाता है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही कोल इंडिया ने अपने 2,38,000 नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स के साथ वेतन संशोधन समझौता किया था, जिसकी जानकारी हमने आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल के एपिसोड नंबर 21 में दी थी। सातवीं खबर, विदेशी निवेशकों की ओर से भारतीय स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन में कटौती का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में अब दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकरॉक ने देश के सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस के वैल्यूएशन में 62% की भारी कटौती की है। ब्लैकरॉक ने बायजूस के वैल्यूएशन को घटाकर सिर्फ $8.2 अरब आंका है, जो पिछले साल अक्टूबर में $22 अरब आंकी गई थी। आपको बता दें कि ब्लैकरॉक की बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड में करीब 1% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा फंड मैनेजमेंट कंपनी फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो के वैल्यूएशन में 10% की कमी की है। पहले मीशो के वैल्यूएशन को $4.9 अरब आंका गया था, जिसे अब घटाकर $4.4 अरब कर दिया गया है। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं शेयर बाजार की और कुछ ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी समझते हैं। पहली खबर, विंड टरबाइन यानी पवन चक्की बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी सुजलॉन एनर्जी के शेयर में बुधवार को 11% तक का उछाल देखने को मिला और शेयर की क्लोजिंग भी 10% से ज्यादा की मजबूती के साथ ही देखने को मिली। और इस उछाल के पीछे वजह है कंपनी का चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन। चौथी तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट आई है। मार्च तिमाही में कंपनी ने 320 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड मुनाफा दर्ज किया है, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को 205.5 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। हालांकि इस मुनाफे में 251.5 करोड़ रुपए का एक मुश्त मुनाफा या एक्सेप्शनल इनकम भी शामिल है। ये आय विदेशी सब्सिडरी कंपनियों के साथ साथ प्लांट्स, प्रॉपर्टीज और लैंड की बिक्री से आई है। इसके अलावा तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय साल दर साल 2,478.7 करोड़ रुपए से 31.4% घटकर 1,700 करोड़ रुपए पर रही है। कामकाजी मुनाफा 2 गुना से ज्यादा बढ़कर 232.7 करोड़ रुपए पर रहा, क्योंकि लागत में कमी आई है और इससे कुल खर्च में कमी देखने को मिली है। तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च 2,511.7 करोड़ रुपए से 35.2% घटकर 1,628.4 करोड़ रुपए पर रहा है। यही कारण है कि कामकाजी मार्जिन 9.47% का बड़ा सुधार लेकर बंद हुए। कामकाजी मार्जिन 4.26% से बढ़कर 13.73% पर रहे हैं। दूसरी खबर, इंडिया गेट बासमती राइस के उत्पादन से जुड़ी कंपनी KRBL के शेयर में बुधवार को 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। दिन के दौरान शेयर ने 362 रुपए 55 पैसे का निचला स्तर छुआ और शेयर की क्लोजिंग 9.5% की गिरावट के साथ देखने को मिली। इस गिरावट के पीछे वजह है चौथी तिमाही के नतीजों में कंपनी का कामकाजी प्रदर्शन, जो कि काफी कमजोर रहा है। हालांकि तिमाही के दौरान कंपनी की आय और मुनाफे में वृद्धि हुई है, पर कामकाजी मुनाफे और मार्जिन पर दबाव देखने को मिला। मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल दर साल 8.2% बढ़कर 118 करोड़ रुपए पर रहा। आय 29.6% बढ़कर 1,280 करोड़ रुपए के आसपास रही, पर कामकाजी मुनाफा 11.5% घटा है और घटकर 143.9 करोड़ रुपए पर रहा। कामकाजी मार्जिन साल दर साल 16.5% से घटकर 11.25% के आसपास रह गए। मार्जिन में कमी बल्क नॉन बासमती के एक्सपोर्ट बिक्री में बड़े हिस्से के कारण हुई है। नॉन बासमती का कुल एक्सपोर्ट बिक्री में 11% का योगदान रहा है तिमाही के दौरान। दरअसल कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था और कंपनी को अपने गुड्स को किसी दूसरे देश में कम रिलायेशन पर बेचना पड़ा, जिस वजह से मार्जिन में गिरावट देखने को मिली। तीसरी खबर, हाउस होल्ड अप्लायंसेज बनाने वाली कंपनी यूरेका फॉर्ब्स के शेयर में लगातार दूसरे दिन बड़ा उछाल देखने को मिला। बुधवार 31 मई को शेयर में 14% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली और क्लोजिंग करीब 9.5% की बढ़त के साथ देखने को मिली। इस तरह 2 दिन में यह शेयर करीब 29% उछल चुका है। वजह है चौथी तिमाही के दमदार नतीजे। Q4 में कंपनी का मुनाफा
3% यानी करीब 4.5 गुना बढ़कर 20.6 करोड़ रुपए पर रहा। तिमाही दर तिमाही आधार पर भी देखें तो मुनाफे में करीब 3 गुना की वृद्धि हुई है। इस दौरान कंपनी की आय साल दर साल 35.9% बढ़कर 509 करोड़ रुपए के आसपास रही और कामकाजी मार्जिन 6.3% से बढ़कर 9.3% यानी मार्जिन में साल दर साल 3% का बड़ा सुधार देखने को मिला। वैसे ये शेयर नतीजों से पहले हरकत में है। बीते एक महीने में यूरोका फोर्ब्स का शेयर करीब 32% और एक साल में करीब 56% का रिटर्न दे चुका है। चौथी खबर, टेक्सटाइल कारोबार से जुड़ी कंपनी इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज के शेयर में बुधवार को दमदार एक्शन देखने को मिला। शेयर मजबूती के साथ बंद हुआ, करीब 9.25% के आसपास की बढ़त लेकर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 177 रुपये 75 पैसे का हाई छुआ, जो कि इस शेयर का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर भी है। इसके पहले शेयर ने 30 अगस्त 2022 को 169 रुपये 75 पैसे का हाई बनाया था, जिसे बुधवार को पार कर लिया गया। वजह है चौथी तिमाही में मजबूत कारोबारी प्रदर्शन या ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। Q4 में कंपनी का मुनाफा साल दर साल 11% बढ़कर 94.7 करोड़ रुपए पर रहा, पर तिमाही दर तिमाही देखें तो मुनाफे में 2.5 गुना की बढ़त देखने को मिली है। आय 23% बढ़कर 807 करोड़ रुपए पर रही, पर कामकाजी स्तर पर प्रदर्शन काफी मजबूत रहा। EBITDA यानी कामकाजी मुनाफा 35.6% बढ़कर 47.4 करोड़ रुपए रहा। वहीं कामकाजी मार्जिन 3.25% सुधरे हैं। कामकाजी मार्जिन 14.66% से बढ़कर 17.9% पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि गुरुवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। 31 मई की जहां तक बात है तो भारत के Q4 FY23 यानी वित्त वर्ष 2023 के चौथी तिमाही के GDP आंकड़े आ भी चुके हैं। 4% से GDP ग्रोथ बढ़कर 6.1% पर रही है। उसका भारतीय बाजारों पर क्या इंपैक्ट आता है 1 जून को, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा 31 मई को बाजार बंद होने के बाद MSCI के जो बदलाव हैं वो लागू हो चुके हैं। इसमें अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और इंडस टावर, ये 3 ऐसे शेयर हैं जो कि MSCI से बाहर हुए हैं। वहीं मैक्स हेल्थ केयर, सोना BLW और HAL ये इंडेक्स में शामिल हुए हैं, तो उसका जो इंपैक्ट है वो भी 1 जून के मार्केट्स में साफ तौर पे नजर आएगा। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो यूरोप पर ECB की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसका भी असर ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ भारतीय बाजारों पर देखना काफी अहम है। 1 जून यानी गुरुवार की बात करें तो महीने के पहले दिन ऑटो बिक्री के आंकड़े जारी होते हैं, तो मई महीने में ऑटो कंपनियों ने कैसा प्रदर्शन किया है, कैसे आंकड़े रहे हैं, इस पर खासतौर पर बाजार की नजर रहेगी। साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर यानी EV 2 व्हीलर पर सब्सिडी घटा दी है, जो कि 1 जून से ही लागू होने वाली है। उसका भी इंपैक्ट समझना काफी इंपॉर्टेंट होगा। ट्रैक्टर के दाम में वृद्धि की गई है एस्कॉर्ट्स कुबोटा की ओर से, वो भी 1 जून को लागू होगी और उसके साथ साथ होंडा की ओर से सिटी और अमेज की कीमतों में 1% तक की बढ़ोतरी की गई थी, वो भी 1 जून से ही लागू होती नजर आएगी। AB कैपिटल की पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली, जिसमें प्रेफरेंशियल आधार पर शेयर जारी करने पर बोर्ड विचार करेगा, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। और उसके साथ साथ श्री सीमेंट के स्टॉक पर नजर रखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक एक्स डे ट्रेड करेगा। इस कंपनी ने 55 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड की घोषणा की थी और इसकी एक्स डेटा यानी कि शेयर में इस डिविडेंड का एडजस्टमेंट 1 जून के दिन में आपको नजर आएगा। RBI के डेप्यूटी गवर्नर के पद के लिए इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे 1 जून को और उसके साथ साथ 5 सरकारी बैंकों के MD के पद के लिए भी उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, तो ये दिन काफ़ी अहम है जहाँ तक कुछ भर्तियों की बात है। ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो यूरोप के लिए 1 जून का दिन बहुत ही अहम है, क्योंकि एक तो मई महीने के जो CPI महंगाई के आंकड़े हैं वो जारी होते हुए दिखेंगे और उसके साथ साथ ECB यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी बैठक जो हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे, यानी उसमें क्या क्या बातचीत हुई थी उसका जो ब्यौरा है वो भी कहीं ना कहीं सामने आता हुआ नजर आ सकता है, जिस पर ग्लोबल मार्केट्स की खास तौर पे नजर रहने वाली है। इसी के साथ वक्त हो गया है कॉर्पोरेट सेंट्रल को यहीं पे समेटने का। उम्मीद है आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ कुछ एक्शन वाले शेयरों के बारे में भी जानकारी मिल गई होगी। तो गुरुवार 1 जून को आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।